तो हमने जैसा आपको आज बताया, जो कुछ हमने देखा और जो कुछ हमने इन कानों से सुना वही आपको हम बता रहे हैं। आजकल एक फैशन है धर्मनिरपेक्षता के नाम पर और सेकुलरिज्म के नाम पर, लिबरल होने के नाम पर हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं और मीडिया का एक जो बड़ा हिस्सा है वो एक खास समुदाय के बारे में कुछ कहने से बचते हैं और दूसरे समुदाय के बारे में कुछ कहना इनके लिए एक फैशन है। धर्मनिरपेक्षता की बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन जो कुछ हमारे कानून ने सुना है वो हम आपको जरूर बताएंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे। जब आज हम इस इलाके में गए, हर व्यक्ति के मुंह से हमें एक नाम सुनने को मिला और हमें कोई संकोच नहीं है वो नाम आप तक आपको बताने का। वो नाम है, जब हम इन दंगा प्रभावित इलाकों में गए तो सब के सब लोग जिनके मकान जले थे, जिन्हें चोटें लगी हैं, जिनके घर बर्बाद हुए हैं, एक नाम सबके मुंह से निकल रहा था, वो है ताहिर हुसैन का नाम। ताहिर हुसैन नाम के एक शख्स का नाम ये सारे लोग ले रहे हैं। इन लोगों का कहना था कि ताहिर हुसैन का संबंध आम आदमी पार्टी से है और ताहिर हुसैन के घर में ही काफी बड़ी संख्या में हथियार रखे हुए थे। सैकड़ों की संख्या में दंगाइयों ने यहीं इसी मकान में शरण ली थी, ताहिर हुसैन के मकान में, और ताहिर हुसैन के घर से ही लोगों पर पत्थर बरसाए गए और कुछ लोगों के मुताबिक तो इस घर की छत से लगातार गोलियां चलाई गई। आज हमारा सवाल यह है कि जो ताहिर हुसैन है, जिसे कहा जा रहा है कि यह आम आदमी पार्टी का काउंसलर है, इस व्यक्ति के घर में इतने सारे दंगाई एक साथ कैसे पहुंचे? इसके घर में इतने सारे पेट्रोल बॉम्ब्स कैसे पहुंचे? इसके घर में इतने हथियार, इतना गोला बारूद और इतनी देर तक दंगा फैलाने का जो सामान है, हथियार हैं, वो कैसे पहुंचे? इसलिए आज जो कुछ हमने देखा और सुना उसके आधार पर मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि ये दंगे अचानक नहीं हुए थे, ये दंगे सुनियोजित थे, ये दंगे पूरी योजना के साथ करवाए गए हैं। इन दंगों के लिए पहले पत्थरों का इंतजाम किया गया है, हथियारों का इंतजाम किया गया है, गोला बारूद का इंतजाम किया गया है, पेट्रोल बॉम्ब्स हजारों की संख्या में बनाए गए हैं ताकि आगजनी की जा सके, और फिर सैकड़ों हजारों लोगों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। यह सब कुछ एक दिन में या कुछ घंटों में हो ही नहीं सकता। यहां लोगों का कहना है जो फॉर्मूला, पुराना फॉर्मूला एक्शन का रिएक्शन हुआ है, ऐसा नहीं है। इसलिए आज हम आपसे और प्रशासन से ये कहना चाहते हैं, पुलिस से कहना चाहते हैं, ये ताहिर हुसैन नाम के इस जो ये शख्स है, इसकी पूरी की पूरी जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये नाम हमें हर घर में गूंजता हुआ वहां पर दिखाई दिया। अब आप खुद सोचिए इन दंगों के लिए कितनी तैयारी की गई होगी। ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ एक बड़े षड्यंत्र, साजिश के तहत किया गया। अब ये साजिश कैसे हुई? इतने पत्थर, इतने पेट्रोल बम, इतनी गोलीबारी, हथियार, ये सब कहां से आए? इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या ये सब कुछ सुनियोजित था? इसका मोर्चा बना रखा सर, ये बिल्डिंग थी, वो ये बड़ी बिल्डिंग यहाँ का मोर्चा बना रखा था। यही कारण था जो ये निगम पार्षद तोहिर खान की बिल्डिंग है सर। ये निगम पार्षद तोहिर खान की बिल्डिंग है सर। ये निगम पार्षद आम पार्टी, और ऊपर से क्या, ऊपर से पत्थर चल रहे हैं, पत्थर, ये पेट्रोल बम और उधर गाड़ी चला दी अंदर इसके। ये सर मोर्चा ही वहाँ था, पूरा मोर्चा यहाँ पर था, मतलब सारा इंतजाम यहाँ था, सारा इंतजाम यहाँ था हुआ। ये बिल्डिंग ना होती तो शायद ये खतरनाक ना होता। अगर ये बिल्डिंग ना होती तो यहाँ कुछ नहीं होता। मेरा नाम शिवपाल बालियान है सर। अच्छा। और मेरी भतीजी की शादी थी, हम पिछले गली में हमारा मकान है। अच्छा। और हम यहाँ ऊपर बैठे हैं, मेरे राजवीर जी थे, ये हिलवाई थे, ये कूद कर जा रहे हैं, हिलवाई को काफी चोट लगे, फोन के रसगुल्ले लाडू सब ये रखे ऊपर। देखो सर, ये जो हाथ में आपने अभी मेरे हाथ में देखा, एक बोतल जो थी उसके अंदर एक कपड़ा बांध के रखा हुआ था, ये पेट्रोल बॉम्ब्स थे। पेट्रोल बॉम्ब बड़ी संख्या में इस मकान पर रखे हुए थे, जहां जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो मकान है ताहिर हुसैन का, जिसके बारे में हर आदमी ने वहां पर शिकायत की है, और अंकित शर्मा का जो परिवार है उसने भी इसी व्यक्ति का नाम लिया है, ताहिर हुसैन का। और अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं जो वहीं के लोकल लोगों ने शूट करके हमें भेजा है। ये वो मकान है। इस वीडियो में आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में इस मकान की छत पर ये दंगाई मौजूद हैं। ये वीडियो हमें
यहीं के रहने वाले लोगों ने दिया है जिस वक्त ये दंगे हो रहे थे। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वीडियो में तो आपको नजर आएगा ये ताहिर हुसैन का जो मकान है, इसी के नीचे और इस मकान की छत पर बड़ी संख्या में दंगाई वहां पर इकट्ठा थे। उनके हाथों में पेट्रोल बॉम्ब्स थे, हथियार थे, उनके हाथों में बंदूकें थीं और वो लगातार गोलीबारी कर रहे थे। इस मकान से क्यों, ये देखिए, ये पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। यहीं के लोगों ने, यहीं रहने वाले लोगों ने इन्हें अपने मोबाइल फोन से ये रिकॉर्ड की हैं ये सारी तस्वीरें। और ये सब कुछ पूरा षड्यंत्र, पूरा दंगा एक खास मकान से, एक खास बिल्डिंग से संचालित हो रहा था। ये देखिए, ये पेट्रोल बॉम्ब्स अभी फेंके उन्होंने। और ये ताहिर हुसैन का वो मकान है। ये आम आदमी पार्टी का नेता माना जाता है, आम आदमी पार्टी का नेता है, ऐसा लोगों का वहां कहना है। और इस मकान की छत पर बड़ी संख्या में, सैकड़ों की तादाद में दंगाई मौजूद है। इसलिए आज हम कह रहे हैं कि इस व्यक्ति की जांच जरूर होनी चाहिए और हम इसका नाम लेने में कोई संकोच महसूस आज नहीं कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि मैं आज सैकड़ों लोगों से वहां पर मिला हूं और हर व्यक्ति के जुबान पर इसी आदमी का नाम था। हम कोई अदालत नहीं है, हमारे हाथ में कोई इन्वेस्टिगेट करने की ताकत भी नहीं है। ये काम पुलिस का है, ये काम अदालतों का है, हम इस साथ में ये भी कह रहे हैं। लेकिन हम जितने लोगों से आज मिले हैं उन सब लोगों ने हमें यही बात बताई है। इन्होंने बम के गोले फेंके, इतनी बड़ी बड़ी बोतलों में पेट्रोल भर भर के हमारे घरों में फेंका है। ताहिर हुसैन की इस बिल्डिंग को खत्म किया जाए, इस बिल्डिंग को खत्म किया जाए सर। हमारे बच्चे काट काट के नाले में फेंके गए, बच्चे हमारे काट काट के नाले में फेंके गए। मैं जाऊंगा अभी उस नाले में भी जाऊंगा, देखने के लिए जाएंगे। काम किया ये प्री प्लानिंग थी सर। इस बिल्डिंग में देखा जाए, आपको लगता है कि पहले से योजना बना के किया है? सर इतना स्टाफ कहां से आएगा? पूरी प्लानिंग सर, पूरी प्लानिंग सर इतना स्टाफ कहां से आएगा? 500 लोग पत्थर मार रहे हैं, हम लोग अपनी छत नहीं आ सकते। 3 दिन से घर में गए नहीं, पानी की टंकियां टूट गई हैं, पानी नहीं है, कैसे रहेंगे? मकान कमजोर कर दिए, हमारी पानी की टंकी रखी है, पत्थर। सर आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस मकान की एक बार प्रॉपर तलाशी करवा दो, उसमें सब कुछ मिला करवा लगा। तो पुलिस ने की नहीं तलाशी? अभी इसकी कोई प्रॉपर तलाशी नहीं हुई सर, बिल्कुल भी। सर ये बहुत अप्रोच वाले हैं, हमें नहीं लगता कि इनका कुछ भी होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये ताहिर हुसैन के पड़ोसी हैं जो ये सारी बात कह रहे हैं। अब हमारा सवाल ये है कि ये आम लोग हैं, ये बड़े बड़े पत्रकार नहीं हैं, ये बड़े बड़े बुद्धिजीवी नहीं हैं। क्या इनकी बातों की कोई अहमियत नहीं है? ये जो कह रहे हैं उसकी कोई कीमत नहीं है? क्या इस देश में बड़े बड़े पत्रकारों की ही बात सुनी जाएगी? क्या इस देश में जो धर्मनिरपेक्षता की दुकान चलाने वाले एनजीओ हैं उन्हीं की बात सुनी जाएगी? क्या इन लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी? क्या ये लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? ये वोट नहीं देते, ये टैक्स नहीं देते? क्या इनका कोई महत्व नहीं है? क्या संविधान में के दायरे में ये लोग नहीं आते? इसलिए आज हमारी सबसे, जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, चाहे वो पुलिस के लोग हों, प्रशासन के लोग हों, सरकार के लोग हों, आज हम कहना चाहते हैं कि इस बात पर जरूर ध्यान दीजिए। आज मैं आईबी का जो कर्मचारी था अंकित शर्मा, जिसकी हत्या कर दी गई, अंकित शर्मा के घर भी आज मैं गया। अंकित शर्मा इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते थे। उन्हें दंगाइयों ने उनकी हत्या करके उनके शव को नाले में डाल दिया था, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। आज जब मैं उनके घर पहुंचा, उनकी मां और उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। आप अंदाजा नहीं लगा सकते उस दर्द का। लेकिन यहां पर आपको आज हम एक और बात बताना चाहते हैं। हम गए तो थे उनसे बात करने के लिए, लेकिन जब मैं उस कमरे में गया जहां अंकित शर्मा की मां बैठी थी, रो रही थी, जहां उनकी बहन थी, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उनसे कुछ भी बात कर सकूं। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उनसे कोई भी सवाल पूछ सकूं। आमतौर पर आपने देखा होगा ऐसे समय में मीडिया संवेदनशीलता की सारी हदें पार कर लेता है, संवेदनशील नहीं होता। ऐसे समय में मीडिया जाता है, उनके मुंह में माइक लगाकर पूछता है आपको कैसा लग रहा है। लेकिन हमने ये काम नहीं किया। मैं वहां काफी देर तक खड़ा रहा, लेकिन सिर्फ मैं इतना ही कहता रहा उनको कि इन्हें पानी पिलाइए,
किसी डॉक्टर को यहाँ बुलाइए, क्योंकि उनकी जो बहन थी अंकित शर्मा की वो अचानक बेहोश हो गई थी। लेकिन कुछ भी बात करने की वहाँ हिम्मत ही नहीं हुई। मम्मी पापा मेरे बिना नहीं रह सकते। मैं इतना बड़ा दुखी इस दौरान और बहुत सारे लोग मिले। इस दौरान हमने एक घायल पुलिसकर्मी से भी बात की। ये पुलिसकर्मी भी दंगे रोकने के दौरान घायल हो गया था। आपको वो तस्वीर भी मैं दिखाना चाहता हूँ। आप लोग पीछे हो जाओ ना, सारे लोग आगे आ जाओ। हेलो भैया, आप लोग पीछे हो जाओ ना, सारे लोग आगे आ जाओ। हेलो भैया, आप लोग पीछे हो जाओ ना, सारे लोग। ये हमें दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर मिले जो बता रहे थे कि लोगों को बचाते वक्त उन्हें कितनी चोटें आईं। वो इस बात से भी आहत थे कि लगातार पुलिस को दोषी ठहराया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि पुलिस एक पक्ष को बचा रही है और दूसरे पक्ष को नहीं बचा रही है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमने सब पक्षों को बचाने की कोशिश की है और कैसे उस दौरान इन्हें भी चोटें आई हैं। इसलिए इनकी बात भी हम आप तक रखना चाहते हैं। लेकिन यहां पर जो बात देश को समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली पुलिस बहुत बड़ी है, देश में और भी बहुत सारे सुरक्षा बल हैं और अगर सुरक्षा बल ठान लें तो फिर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसे में 3 दिन तक दिल्ली में दंगे कैसे होते रहे, कैसे लोग मरते रहे, कैसे आगजनी होती रही और पुलिस खड़े खड़े देखती रही, ये बात अब भी किसी को समझ में नहीं आ रही है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में नहीं आ रही है कि ऐसे दंगे कैसे अनियंत्रित रूप से हो सकते हैं दिल्ली की राजधानी में और सरकार, प्रशासन, पुलिस, सुरक्षा बल बिल्कुल असहाय होकर देखते रहे। यहां पर एक और बात सामने आई, वो ये कि ये सारे जो लोग थे, इन लोगों के घर बर्बाद हुए, ये घायल हुए हैं, कई घरों के बच्चे जो हैं वो मारे गए हैं, तहस नहस हो गई पूरी की पूरी जिंदगी। लेकिन इन लोगों से कोई मिलने नहीं पहुंचा। ये लोग कुछ नहीं चाहते, सिर्फ अपनी दर्द भरी कहानी किसी को बताना चाहते हैं। जब मैं इतने लोगों के घरों में गया, ये सारे लोग लगातार सिर्फ बात करना चाहते थे, अपने दर्द की कहानी बताना चाहते थे। बस कहते थे एक बार आप हमारे दिल की बात सुन लीजिए। यानी आप सोचिए, लोगों के अंदर इतना रोष है, नाराजगी है, गुस्सा है, दुख है, दर्द है, लेकिन कोई उनसे ये बात बांटने के लिए तैयार नहीं है, कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमें यह भी लगा जब हम आ गए कि इनकी बात अगर कोई सुन भी ले, आप छोड़ दीजिए इनकी कोई मदद करे या ना करे, अगर कोई धैर्य के साथ कुछ देर इनकी बात भी सुन लेता है तो ये बहुत हल्का महसूस करते हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होना शुरू कर देते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि कोई बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है और हर घर में एक दर्द की लंबी कहानी है जिसे वो लगातार आपसे बताना चाहता है, लेकिन सुनने का समय किसके पास है। आपको याद होगा इन दंगों में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल भी मारे गए थे। आज राजस्थान में उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन हम आपको एक खास तस्वीर आज दिखाना चाहते हैं। यह तस्वीर उस समय की है जब रतन लाल की पत्नी और बेटियों ने उनका शव देखा तो वो शव से लिपटकर कैसे रोए और ये तस्वीर देखकर पूरे गांव वालों का कलेजा भी जैसे फट गया।
जब हमारे देश में इस तरह के दंगे होते हैं तो वो देश के उन वीर जवानों की मेहनत और वीरता पर पानी फेर देते हैं जो देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं। आपको याद होगा, आज से ठीक 1 साल पहले भारतीय वायुसेना के वीर जवानों ने पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखाई थी। तब आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में भारत ने संयम और धैर्य जैसे शब्दों को अपनी डिक्शनरी से हटाकर यह संदेश दिया था कि ये नया भारत है जो दुश्मन के घर में घुसकर उस पर प्रहार करना जानता है। 26